नमस्कार दोस्तों, लॉग एक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का लेक्चर एक स्पेशल लेक्चर होने जा रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के ऊपर। आज के लेक्चर में हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है उनके बारे में एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। वैसे तो इंडियन एविडेंस एक्ट पूरा इंपॉर्टेंट है, फिर भी हमने आज के लेक्चर में 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि आपको इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ने में आसानी दिलाएंगे। इनमें से 18 सवाल को तो आपको कंपलसरी पढ़ना है, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता और इसीलिए आज का लेक्चर आप ध्यान से देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल, डिफाइन फैक्ट, ऑल्सो डिफाइन फैक्ट इन इशू। सिर्फ फैक्ट का कॉन्सेप्ट अगर आया तो ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अदरवाइज फैक्ट और फैक्ट इन इशू एक साथ पूछा गया तो ये चीज आपको 5 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। फैक्ट का मतलब है तथ्य और फैक्ट इन इशू का मतलब है विवादात्मक तथ्य। कोर्ट ऑफ लॉ यानी अदालत के सामने कुछ इश्यूज होते हैं, यानी कुछ मसले होते हैं, कुछ विवाद होते हैं। उनको साबित करने के लिए हमें तथ्यों की जरूरत पड़ती है और वो तथ्य अदालत के सामने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होने चाहिए, तब जाकर एक डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है। तो यह है फैक्ट और फैक्ट इन इशू, 2 या 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद में एक्सप्लेन व्हाट इज रिलेवेंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द थियरी ऑफ रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। यह सवाल आपको 2 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। रिलेवेंट का मतलब है सुसंगत, मतलब अगर एक अदालत के सामने मसला है तो उस मसले से रिलेटेड ही फैक्ट हमें कोर्ट ऑफ लॉ के सामने यानी अदालत के सामने पेश करने होंगे। इसके बाद में शॉर्ट नोट ऑन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को मराठी में कहा जाता है दस्तऐवज। डॉक्यूमेंट का मतलब अ थिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग विच इज केपेबल ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर कोई चीज हम लोग लिख सकते हैं और उसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं, ऐसी चीजों को कहा जाता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कैन बी एनीथिंग। कागज का टुकड़ा हो सकता है, डायरी का पन्ना हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स का सेट हो सकता है, एक फोटोग्राफ हो सकता है, या फिर शिलालेख जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोन इंक्रिप्शंस, ये भी चीजें हो सकती है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यानी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स ये भी एडमिसिबल माने जाते हैं और इन सभी चीजों को डॉक्यूमेंट की श्रेणी में रखा गया है। तो ये सवाल आपको 2 या फिर 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। 4th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म एविडेंस एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंसेस। आप इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये पेपर लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है ये सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एविडेंस का मतलब बताओ। एविडेंस का मतलब है सबूत, जाहिर सी बात है एविडेंस का मतलब है सबूत। एविडेंस का मतलब वो सबूत जो अदालत के सामने तथ्यों को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने में मदद करते हैं। इसे हम लोग शास्त्रीय भाषा में यानी लीगल लैंग्वेज में समझेंगे, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में। एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंसेस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ये सारे अलग अलग प्रकार हैं और भी कई प्रकार हैं, इनको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। फिलहाल आप लोग सिर्फ इतना जान लो कि ये सवाल 5 मार्क के लिए या फिर 12 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद में एक्सप्लेन द टर्म्स प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। काफी आसान चीजें हैं, 2 या फिर 5 मार्क के लिए पूछी जा सकती है। इसके बाद में 6ठा सवाल, एक्सप्लेन द टर्म्स कोर्ट मे प्रिज्यूम एंड कोर्ट शैल प्रिज्यूम। यहां पर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, कोर्ट मे प्रिज्यूम मतलब अदालत ये मान सकती है। देयर इज अ डिस्क्रिशन, मतलब जज के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि ये पर्टिकुलर चीज आपको माननी ही पड़ेगी। लेकिन द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, इसके अंदर वो कंपल्शन आ जाता है, देयर इज नो डिस्क्रिशन, आपको ये मानना पड़ेगा, यानी अदालत को ये मानना पड़ेगा। यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। कोर्ट मे प्रिज्यूम एंड कोर्ट शैल प्रिज्यूम, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ फैक्ट्स जो अदालत को मानने पड़ते हैं और देयर आर सर्टेन सेट ऑफ फैक्ट
जिन्हें मानना या फिर ना मानना जज के डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही मतलब है कोर्ट में प्रिज्यूम एंड कोर्ट शैल प्रिज्यूम। इसके बाद में एक्सप्लेन द टर्म कॉन्क्लूसिव प्रूफ। जैसा हमने अभी कहा था कि आपको कोई भी तथ्य बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अदालत के सामने प्रूव करने पड़ते हैं, और अगर ऐसा कोई तथ्य बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो जाए तो इसे कहा जाता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। इसके बाद में 8वां इंपॉर्टेंट सवाल, डिफाइन एडमिशंस, हु कैन मेक वैलिड एडमिशंस एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडमिशंस। ये सवाल आपको 12 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। एडमिशन का मतलब है कोई भी चीज को मानना, विच मीन्स आई एम एक्सेप्टिंग दैट अ पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट, मतलब मैं मानता हूं कि यह तथ्य मौजूद है। हु कैन मेक वैलिड एडमिशन, एनी पर्सन कैन मेक वैलिड एडमिशन प्रोवाइडेड दैट द एडमिशन शुड बी वॉलेंटरी एंड नॉट फोर्स्ड। कोई भी इंसान एडमिशन कर सकता है, लेकिन वह एडमिशन जोर जबरदस्ती के बगैर होना चाहिए, यानी वॉलेंटरीली होना चाहिए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडमिशन? अ फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, मतलब अगर कोई चीज एडमिट की जाती है तो उसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं रहती। इसके बाद में 9वां इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज कन्फेशन? व्हेन अ कन्फेशन इज इररिलेवेंट, व्हेन डू कन्फेशंस बिकम रिलेवेंट, कन्फेशंस ऑफ को अक्यूज्ड। ये सारी चीजें आपको सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इसके अंदर मिलेंगी, और ये सारी चीजें आपको 12 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। कन्फेशन का मतलब मैं एक पर्टिकुलर ऑफेंस या फिर एक पर्टिकुलर गुनाह मैंने किया है ऐसा मानता हूं। अभी आपको एडमिशन और कन्फेशन के बीच में एक डिफरेंस या फिर सिमिलैरिटी, दोनों चीजें नजर आएंगी। सिमिलैरिटी यह है कि दोनों सिचुएशंस के अंदर कोई ना कोई पार्टी ये चीज मान रही है कि उन्होंने कुछ किया है, लेकिन जो एडमिशंस है वो फैक्ट्स तक सीमित है, और जो कन्फेशन है वो ऑफेंसेस तक सीमित है। मतलब मैं ये चीज मानता हूं कि मैंने ये ऑफेंस किया है, आई एम मेकिंग अ कन्फेशन। मैं ये चीज मानता हूं कि मैंने एक पर्टिकुलर फैक्ट किया है, या फिर ये पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट करता है ऐसा मैं मानता हूं, दिस इज एन एडमिशन। दोनों के बीच में सिर्फ डिग्री का फर्क है। एडमिशन सिर्फ फैक्ट को मानता है और कन्फेशन एक ऑफेंस को मानता है। इसके बाद में व्हेन अ कन्फेशन इज इररिलेवेंट, जाहिर सी बात है पुलिस ऑफिसर्स के सामने अगर कोई कन्फेशन किया तो उसे इररिलेवेंट माना जाता है। इसके अलावा अगर मैंने या फिर किसी इंसान ने फोर्सफुली कन्फेशन किया या फिर उसे जबरदस्ती कन्फेशन निकलवाया तो वो कन्फेशन इररिलेवेंट माना जाता है, क्योंकि उस इंसान से जबरदस्ती कन्फेशन निकलवाया वो चीज या फिर वो कन्फेशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कोर्ट ऑफ लॉ के सामने प्रूफ नहीं हुआ, इसीलिए वो चीज या फिर वैसा कन्फेशन इररिलेवेंट माना जाता है। व्हेन डू कन्फेशंस बिकम रिलेवेंट? अगर कोर्ट ऑफ लॉ के सामने ये कन्फेशन किया जाता है और उस पर्टिकुलर इंसान को जो कन्फेशन कर रहा है उसे ये पूरी चीज की कल्पना दी जाए कि भाई तुम कन्फेशन कर रहे हो, इसका नतीजा क्या हो सकता है ये तुमको पता है क्या, और ये कहने वाला जज या फिर मैजिस्ट्रेट होना चाहिए, कोई आम इंसान नहीं होना चाहिए या फिर कोई पुलिस ऑफिसर भी नहीं होना चाहिए। यानी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने वॉलेंटरीली सारे कॉन्सिक्वेंसेस को मानने के बाद, समझने के बाद किया जाने वाला कन्फेशन रिलेवेंट माना जाता है। लेकिन उस कन्फेशन के भी कुछ कोरोबोरेटिव एविडेंस होने चाहिए। यानी ये जो कन्फेशन का दायरा है वो बहुत ही शॉर्ट या फिर संकुचित रखा गया है, क्योंकि वो जो कन्फेशन है उसके अंदर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चीजें प्रूव नहीं होती, इसीलिए कन्फेशंस के ऊपर कन्विक्शन ज्यादातर नहीं होते। कन्फेशन ऑफ अ को अक्यूज्ड, आपने देखा होगा कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी जो अक्यूज्ड है उनमें से अगर कोई फितुर हो जाए तो उसे कहा जाता है अकम्प्लिस या फिर अप्रूवर। तो उसका कन्फेशन कितना रिलेवेंट है, उसके कन्फेशन के बेसिस के ऊपर कितना कन्विक्शन हो सकता है, इन डिग्रीज को आपको बताया गया है कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड के अंदर। सेक्शन 24 से लेके सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके अंदर ये चीजें शामिल है। इसके बाद में 10वां सवाल,
स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु कैनॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस, सेक्शन 32, सेक्शन 33। इसमें जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। डाइंग डिक्लेरेशन एंड इट्स एविडेंशियरी वैल्यू 12 मार्क्स का है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर लेके समझा दूंगा। इसके बाद में जजमेंट ऑफ कोर्ट व्हेन रिलेवेंट, मतलब हम लोग जो साइटेशंस अटैच करते हैं, यानी अपना जो केस है उसे सपोर्ट करने के लिए हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का केस हम लोग अटैच करते हैं, वो कितना रिलेवेंट है या फिर उसका कितना रिलेवेंसी है, ये हमें बताया गया है और ये 2 या फिर 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद में ओपिनियन ऑफ अ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट, ज्यादातर जो टेक्निकल चीजें होती है उनके अंदर एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है या फिर मेडिकल वाले की चीजों के अंदर डॉक्टर्स का जरूरत पड़ता है या फिर फॉरेंसिक्स का जरूरत पड़ता है, तो ये लोग जो है इनका केस से कोई संबंध नहीं रहता। या फिर कोई विटनेस, वो जो विटनेस है वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ही इज अ थर्ड पर्सन, तो उसका ओपिनियन या फिर किसी डॉक्टर का या फिर किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन कितना रिलेवेंट है, ये पूछा गया है इस सेक्शन के अंदर। इसी से रिलेटेड एक्सपर्ट ओपिनियन व्हेन रिलेवेंट, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों इंटर रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन कभी कभी अलग अलग सवाल निकल कर आ सकते हैं। दोनों सवाल आपको आइदर 2 मार्क या फिर 5 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ऐसी कुछ चीजें हैं जो अदालत के सामने मौजूद होती है और उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं रहती, उनका एक लिस्ट दिया गया है, फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, और ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद में 16वां सवाल यानी 16th क्वेश्चन, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, व्हेन कैन अ कोर्ट डिसअलाउ एन ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस का मतलब कभी आता है जब कोई आई विटनेस एक पर्टिकुलर घटना को एक्सपीरियंस कर रहा होगा तब, और एविडेंस एक्ट ये कहता है कि कोई भी आई विटनेस तभी रिलेवेंट माना जाएगा जब उसने वो घटना को प्रत्यक्ष देखा होगा या फिर उसे एक्सपीरियंस किया होगा। अदरवाइज किसी के कही सुनी पर यकीन रखकर अगर आप कोई चीज बता रहे हो तो उसे कहा जाता है हियर से एविडेंस, और वो एडमिजिबल नहीं माना जाता। आप में से जो भी लोग मराठी होंगे वो जानते होंगे पु ल देशपांडे, उनका जो कथा था महिष, वो पूरा एक पंचनामा के ऊपर बेस्ड था। वो जो महिष थी वो गुजर चुकी थी और उसका पंचनामा हो रहा है, और उनमें से जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे किसी ने भी उस भैंस को, मतलब उस बफेलो को मरते हुए नहीं देखा है। सारी चीजें हियर से एविडेंस के ऊपर बेस्ड थी। तो जो मराठी होंगे उनको ये कंटेक्स्ट समझ में आएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 17, हियर से एविडेंस इज नॉट एन एविडेंस, स्टेट एक्सेप्शंस टू दिस रूल। हियर से एविडेंस का मतलब है कही सुनी पर यकीन रखकर अगर आप कोई चीज अदालत के सामने कह रहे हो तो वो चीज रिलेवेंट भी नहीं है और एडमिजिबल भी नहीं है। इसको आप एक्सप्लेन करो और इसके अगर कुछ एक्सेप्शंस होंगे वो चीज बताओ। तो इसका एक मेन एक्सेप्शन तो माना जाता है डाइंग डिक्लेरेशन, मतलब अगर कोई इंसान ने मरते वक्त कोई चीज कही होगी और उस चीज को किसी ने सुना होगा, देन टेक्निकली दिस इज हियर से एविडेंस, लेकिन वो इंसान गुजर चुका है, इसीलिए प्राइमरी विटनेस का तो होना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए ये हियर से एविडेंस का एक एक्सेप्शन माना जाता है डाइंग डिक्लेरेशन। इसके अलावा और भी कई सारे एक्सेप्शंस है, वो हम लोग आपके आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये सवाल आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद में व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हाउ टू प्रूव इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, प्राइमरी एविडेंस वर्सेस सेकेंडरी एविडेंस, व्हेन कैन अ सेकेंडरी एविडेंस बी गिवन टू प्रूव अ डॉक्यूमेंट इन द कोर्ट। सारे इंटर रिलेटेड सवाल 12 मार्क्स के लिए आपको पूछे जा सकते हैं। 19, रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। नोटिस टू प्रोड्यूस मतलब सामने वाले को नोटिस देना पड़ेगा कोई भी चीज या फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से पहले, तो इसके रूल्स क्या है वो हमें बताने होंगे। वो है 5 मार्क्स के लिए इसे पूछा जा सकता है। 20, स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आईटी एक्ट 2000 के आने के बाद प्रचलित हुए, एविडेंस एक्ट के अंदर इसके बाद बदलाव किए गए। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब जितने भी डिजिटल चीजें हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हो गए, पीडीएफ हो गए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, टेलीग्राम, टेलीफैक्स, ये सारी चीजें
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के अंदर मौजूद है और उन्हें अगर हमें अदालत के सामने पेश करना है तो उनके कुछ रूल्स है। सेक्शन 65A, सेक्शन 65B इसके अंदर मौजूद है। 5 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में व्हाट आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, हाउ आर दे प्रूव्ड, ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। तीनों चीजें एक साथ पूछी गई तो 12 मार्क्स के लिए, अदरवाइज हर एक इंडिविजुअल सवाल 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद में प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद में एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ 5 मार्क के लिए। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब कोई भी फैक्ट अदालत को एक्सप्लेन करना या फिर प्रूव करना, इसकी जिम्मेदारी किस पक्ष के ऊपर होगी, इसे कहा जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ। इसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टोपेल एंड रेस जुडिकाटा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, यह भी चीज आपको 5 मार्क के लिए आ सकती है। इसके बाद में हु इज कॉम्पिटेंट टू बी अ विटनेस, एक्सप्लेन कॉम्पिटेंसी ऑफ ब्लाइंड, डेफ एंड डम विटनेसेस 5 मार्क्स के लिए। विटनेस मतलब कौन, जो आई विटनेस है या फिर जिसने वो पर्टिकुलर फैक्ट को पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इसे कहा जाएगा विटनेस। और ब्लाइंड मतलब अंधा, डेफ मतलब बहरा और डम मतलब पागल विटनेस। इन सभी का कॉम्पिटेंसी बताओ, ये कितने कॉम्पिटेंसी के साथ अदालत के सामने विटनेस बनकर आ सकते हैं, उनकी डिग्रीज बताओ। ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद में अकॉम्प्लिस, जैसा हमने पहले समझा था, घर का भेदी लंका ढाए एंड हिज एविडेंशियरी वैल्यू, ये चीजें 5 मार्क के लिए पूछी जा सकती है। इसके बाद में प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, हस्बैंड और वाइफ के बीच की बातें, पेशेंट और डॉक्टर के बीच की बातें, एडवोकेट और उनका जो क्लाइंट है उनके बीच की बातें, इसे कहा जाएगा प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। इनके अलग अलग एग्जाम्पल और उनकी एविडेंशियरी वैल्यू बताओ, ये भी 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। एंड इसके बाद में रूल्स रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन एंड स्कैंडलस क्वेश्चन, ये सारी चीजें 5-5 मार्क के लिए आपको पूछी जा सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।